नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव जापान ने हाल ही में एक ऐतिहासिक स्टेप चला है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल डिफेंस रिपोर्ट में, जो एक तरीके से इनका डिफेंस प्लान भी होता है, उसमें मेंशन किया है भारत और ताइवान को। इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाहे आप देखिए अमेरिकन मीडिया, ये बाय द वे ऐतिहासिक स्टेप है। जापान में पहली बार अपनी हिस्ट्री में एक प्रॉपर डिफेंस डॉक्यूमेंट में ताइवान को कैसे डिफेंड करना है, ताइवान के लिए जापान वॉर कैसे स्टार्ट कर सकता है, ये ओपनली मेंशन किया है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, जापान फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशंस ताइवान स्टेबिलिटी इन डिफेंस पेपर। जापान डिफेंस पेपर वॉर्न्स फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ क्राइसिस ओवर ताइवान। चाहे अल जजीरा हो, अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, जापान का जो स्टेप है ये हर जगह कवर किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, एक रिपोर्ट में मेंशन ही तो किया है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि जापान एक वॉर स्टार्ट कर सकता है चाइना के अगेंस्ट, ताइवान के इश्यू को लेकर। यहाँ पे आप देखोगे फोर्ब्स की रिपोर्ट है इस पर, इट्स गेटिंग मोर लाइकली द जापानीज वुड फाइट फॉर ताइवान। ना ऑब्वियस की बात है, जापान जब ओपनली सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अब ताइवान का मेंशन स्टार्ट कर देगा, इवन तो जापान आज भी वन चाइना पॉलिसी को स्पेशली अभी के लिए तो फॉलो करता है और ताइवान के साथ इनके कोई ऑफिशियल रिलेशंस है नहीं, फिर भी जापान इस तरीके से अगर ताइवान के बारे में बात कर रहा है तो चाइना ऑब्वियसली काफी गुस्सा होगा और बीजिंग ने बहुत ज्यादा आलोचना करी है यहाँ पर जापान की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर। ना ओवरऑल अगर हम आज के समय देखें तो ताइवान के डिफेंस में दो कोड कंट्रीज तो ओपनली आ चुकी है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा देश है जापान। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को आप अगर देखो तो इन्होंने ओपनली ताइवान के पक्ष में या फिर ताइवान के लिए वॉर स्टार्ट कर देंगे ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इंडिया का आप अगर देखो तो ज्यादातर इश्यू है इस वक्त तिब्बत के आसपास। और यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन कि क्या आप मानते हैं कि बाकी दो कोड कंट्रीज की तरह इंडिया को भी ताइवान को लेकर ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए या कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, या फिर हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर के आसपास? लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। और ऑस्ट्रेलिया को बाय द वे आप अगर देखो तो इनके इंस्टीट्यूट खुद ही यहाँ कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी के लिए कोई प्रॉपर नीति बनाई नहीं है ताइवान के डिफेंस को लेकर। और यहाँ पे आपसे मैं ये भी क्वेश्चन पूछूंगी कि इस साल 2021 में ताइवान और भारत सेलिब्रेट कर रहे हैं डैश ईयर्स ऑफ रिलेशंस, 10 ईयर ऑफ रिलेशंस, 30 ईयर ऑफ रिलेशंस, 25 या फिर 50 ईयर ऑफ रिलेशंस? लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में। नव यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जापान की सरकारी डिफेंस रिपोर्ट ऑफ 2021। ये हर साल ये पब्लिश करते हैं। इसमें लिखते हैं कि जापान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है और जापान के क्या प्लान है खुद को डिफेंड करने के। जी हाँ, ओपनली इस रिपोर्ट में ये बात मेंशन करते हैं। इंडिया में भी मैं मानती हूँ इस टाइप की रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। पेंटागन बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऑस्ट्रेलिया भी पब्लिश करता है। भारत में अगर हम देखें तो बहुत ही ड्राई और बोरिंग से एक रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी कई सालों बाद। आई थिंक अगर ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो लोगों का भी इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ओवरऑल डिफेंस में भी काफी हद तक बढ़ेगा। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस पूरे रिपोर्ट में 17 बार इन्होंने भारत का मेंशन किया है। यहाँ पे ओपनली इन्होंने ये कहा है कि यूएस के साथ साथ जो इनकी पार्टनरशिप है विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी सेफ्टी के लिए। और स्पेशली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि सितंबर 2020 में जापान और भारत ने साइन किया है ACSA। ये आपको पता होना चाहिए क्या है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या है कि जापान यूज कर सकता है भारत की मिलिट्री बेसिस और भारत भी यूज कर सकता है जापानीज मिलिट्री बेसिस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एयरफोर्स, नावी, आर्मी तीनों को प्रॉपर्ली कवर करती है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर कहा है कि मालाबार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जापान सिक्योरिटी और ओवरऑल इंडो पैसिफिक की सेफ्टी के लिए भारत के साथ रिलेशन जापान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ताइवान के बारे में आप अगर देखो तो यहाँ पे साफ लिखा है कि ताइवान को लेकर चाइना एक वॉर स्टार्ट कर सकता है। इश्यू देखो आज के समय ये है, शी जिनपिंग ने खुद को बना लिया है लीडर फॉर लाइफ। जब भी कोई आदमी खुद को बना देता है लीडर फॉर लाइफ तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। शी जिनपिंग का बैड लक यहाँ पर ये था कि जैसे ही ये लीडर फॉर लाइफ बने चाइना में एक पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर पूरी दुनिया में चाइना का नाम काफी खराब हुआ। और आज के समय इवन चाइना के लोग मान रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो पॉलिसी है उसकी वजह से चाइना आइसोलेट हो रहा है। इंडिया जो इनका एक बहुत बड़ा नेबर था उसके साथ एक राइवलरी थी, मगर अब वो प्रॉपर दुश्मनी में कन्वर्ट हो रही है।
शायद 1962 वॉर को आप अगर छोड़ दो तो तब से लेकर अब तक चाइना और इंडिया का रिलेशंस कभी भी इतने खराब नहीं हुए जितने आज के समय है। तो ऐसे टाइम में शी जिनपिंग को अगर अपनी इमेज रिपेयर करनी है तो उनके सामने एक ऑप्शन ये है कि ताइवान को वापस कैप्चर कर ले और उससे अचानक से ये हीरो बन सकते हैं पूरे चाइना में। एक नेशनल सेंटीमेंट यहाँ पे दूर जाएगी। चाइना के लिए ताइवान को कैप्चर करना ऑलमोस्ट ऐसे ही है, आप मान के चल लो कि कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट पीओके कैप्चर कर लेती है। अब सोच कर देखिए नेशनल सेंटीमेंट क्या होगा। लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, देयर विल बी सेलिब्रेशंस एवरीवेयर। तो शी जिनपिंग भी यही चाहते हैं और उनको ये पता है उनको ताइवान की विक्ट्री चाहिए होगी अगर सारी उम्र वो बिना किसी प्रॉब्लम के राज करना चाहते हैं चाइना पर। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार चाइना की एयरफोर्स वायोलेट करती है ताइवान का एयर स्पेस। और इन्होंने प्राइमरीली यहाँ पर एक विंडो दी है जापान ने कि आने वाले 6 साल में हमारे हिसाब से एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। आप अगर यूएस की रिपोर्ट्स देखो तो इवन जो उनकी सरकारी रिपोर्ट्स है वहाँ पर लिखा होता है कि जो टाइम फ्रेम है 3 से लेकर 4 साल के आसपास है। इस टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा हाई चांस है कभी भी चाइना अटैक कर सकता है ताइवान में। यहाँ पर 6 साल लिखा है तो 6 साल बाद नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाले 6 साल में कभी भी एक वॉर स्टार्ट हो सकती है ताइवान के इश्यू को लेकर। और ताइवान देखो जापान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार चाइना प्रॉपरली ताइवान को कैप्चर कर लेता है तो पूरे फिलीपीन सी में, ईस्ट चाइना सी में चाइना को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और उसके बाद चाइनीज नेवी का अगला यहाँ पर टारगेट होगा जापान। तो जापान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ताइवान यहाँ पर कांग्रेस चाइना के अंडर ना आ जाए। और इसीलिए जापान के जो बहुत सारे ऑफिशियल्स है ये काफी बार कह चुके हैं कि चाइना के जो एम्बिशंस है ताइवान को लेकर ये घसीट देंगे जापान और यूएस को इनटू अ वॉर विथ चाइना। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि ठीक है चलो जापान तो खैर काफी ओपनली ये कह रहा है कि बिल्कुल हमको वॉर दिख रही है विथ चाइना और यूएस के साथ खड़े होंगे, ताइवान को हम डिफेंड करेंगे, मगर इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ए टाइम बिंग। देखिए अब यहाँ पर ग्राउंड वॉर तैयार हो चुका है एक यूएस जापान वॉर प्लान का। उसके बारे में कई महीनों पहले एक फॉर्मर यूएस ऑफिसर जो पेंटागन में काम करते थे इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में कि बहुत ही जल्द आपको दिखेगा एक प्रॉपर वॉर प्लान बिटवीन जापान एंड यूएसए। इस वॉर प्लान के अंदर दोनों कंट्रीज ये डिसाइड करेगी कि किसी भी इवेंचुअलिटी में चाइना एक सरप्राइज अटैक करता है ताइवान पर तो इनका क्या रिस्पॉन्स होगा। इसके लिए सीक्रेट वॉर गेम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे ताइवान न्यूज का आर्टिकल है कि जापान और यूएस रेगुलर बेसिस पर रन करते हैं सीक्रेट वॉर गेम्स। सीक्रेट वॉर गेम्स इसीलिए कह रही है क्योंकि बेगा तो ये वॉर गेम्स हो रही है, मगर वॉर गेम्स किस स्केल की है, यूएस यहाँ पर क्या दाव पे लगाने को तैयार होगा ताइवान को डिफेंड करने के लिए, ये अभी के लिए सीक्रेट है। तो सीक्रेट वॉर गेम्स ऑलरेडी चल रही है यूएस और जापान के बीच में और पॉसिबिलिटी आज के समय काफी हाई है कि अगली जो बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगी वो इसी एरिया के आसपास होने वाली है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम कि इंडिया और ताइवान आज के समय 2021 में सेलिब्रेट कर रहे हैं विच ईयर ऑफ द रिलेशंस। देखो भारत ताइवान को एक कंट्री मानता नहीं है, ना यूएस मानता है ना जापान मानता है, मगर फिर भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिलेंगे एक दूसरे की कंट्री में। तो ताइवान के भी एक रिप्रेजेंटेटिव्स डिप्लोमेट नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेंगे भारत में। तो रिप्रेजेंटेटिव्स की स्थापना करी गई थी आज से 25 साल पहले। तो इसीलिए आज के समय भारत और ताइवान सेलिब्रेट कर रहा है 25 इयर्स ऑफ द रिलेशंस। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।